दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जनरल साइंस का टॉपिक है फिजिक्स में वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति कहते हैं। यह टॉपिक सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा को। तो सबसे पहले हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे, वर्क के बारे में जानेंगे। तो कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो देखिए भौतिकी में बताया गया है कार्य का मतलब यांत्रिक कार्य। कार्य का मतलब होता है यांत्रिक कार्य। अब कहिएगा सर यांत्रिक कार्य किसे कहते हैं, यांत्रिक कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक कार्य उस कार्य को कहते हैं जिसमें बल लगाने पे विस्थापन हो। ठीक है, मान लिया जाए कि एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, आप है जो क्या कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब बल लगा रहे हैं और यह वस्तु है जो यहाँ आ जाती है। ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे आ जा रही है, अर्थात यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो कार्य का मतलब हुआ यांत्रिक कार्य, और यांत्रिक कार्य उस कार्य को कहिएगा जहाँ पे बल लगाने पर विस्थापन हो। ठीक है, चलिए इससे आपको एक चीज़ पता चल गया कि बल बहुत ही जरूरी है, बल बहुत ही जरूरी है कार्य के लिए। ठीक है, यदि बल नहीं लगाइएगा तो कार्य संपन्न नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्य के लिए बल लगाना जरूरी है। ठीक है, कार्य के लिए बल लगाना जरूरी है, लेकिन मात्र बल से कार्य संपन्न नहीं होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक वस्तु था। ठीक है, इस वस्तु पे बल लगाया गया और वस्तु है जो विस्थापित हो जाता है, वस्तु है जो अपने जगह से हटकर दूसरी जगह पे चला जाता है, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन एक प्रकार से दूरी है, या इसे आप विस्थापन भी कह सकते हैं। तो विस्थापित होना भी जरूरी है। यदि बल लगेगा और वस्तु विस्थापित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कार्य नहीं हुआ। जैसे हम इस दीवार को धक्का लगा रहे हैं और ये दीवार है जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ। तो कार्य का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, कार्य किसे कहिएगा? तो कार्य का फॉर्मूला है, तो पहले हम लिख देते हैं कार्य, जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। ठीक है, तो देखिए कार्य उसे कहिएगा जिसमें बल गुना विस्थापन, जितना बल लगा रहे हैं और जितना वस्तु है जो विस्थापित हो रही है, दूर जा रही है। ठीक है, ऐसी दोनों का गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं, और साथ में cos थीटा भी लगाना जरूरी है। कभी कभी आपको जैसे बारिश का मौसम रहता है और हम लोग तालाब में या पोखरा में ढेला मारते हैं, तो देखते हैं कि बल तो एक तरह से लगा रहे हैं, लेकिन कभी ढेला है जो कुछ ज़्यादा दूर तक जाता है और कभी ढेला है जो पानी में कुछ कम दूर तक जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो आप देखते हैं कभी ढेला चलाते समय एंगल को बदल देते हैं, ठीक है ना, कोण को बदल देते हैं। कभी आप सीधे फेंकते हैं, कभी तिरछा करके ढेला को फेंक रहे हैं, लेकिन बल है जो बराबर लग रहा है, तो उससे भी प्रभावित होता है, अर्थात कोण से भी प्रभावित होगा। चलिए हम इसे चित्र के द्वारा और अच्छा से समझते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला बना, कार्य का जो फॉर्मूला बना Fs cos थीटा, इसे आप याद रखिएगा। तो W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग एक चित्र के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, और एक वस्तु कुछ इस तरह से समझिए कि गाड़ी है, आइसक्रीम का ट्रॉली है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? बल लगा रहा है इस वस्तु में, इस गाड़ी में बल लगा रहा है। बल लगाने के परिणाम स्वरूप, ठीक है,
बल लगाने के परिणाम स्वरूप यह वस्तु है जो कुछ इस ओर विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बल है जो लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका फोर्स हो गया और ये आपका हो गया विस्थापन दूरी। इसी दोनों को, जो बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बनता है, इसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यही यहाँ पे है, यहाँ पे एक है जो ये हो गया वस्तु की ओर बल लगाया जा रहा है, जो कि व्यक्ति लगा रहा है, और ये जो गाड़ी है जो कुछ इस तरह से विस्थापित हो रही है, क्षैतिज दिशा में कुछ आगे की ओर जा रही है, और बीच में आप देख रहे हैं कि एक कोण भी बन रहा है, जो कि बल और विस्थापन के बीच का कोण है, जिसे हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे हो गया आपका एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जब लंबवत किसी चीज को कीजिएगा, जैसे लंबवत है, उसे हम लोग बोलते हैं साइन, एक तरह से साइन आ जाता है, लेकिन जब क्षैतिज रहता है तो वहाँ पे कॉस का मान आता है या कॉस आता है, ठीक है। ये आपको मूलभूत चीज समझना होगा। चलिए अब आगे देखेंगे कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक में देखेंगे, फिर कार्य का बीमा जानेंगे, कार्य कैसा राशि है, ये सब के बारे में जानेंगे। अभी तक हम आपको बताए हैं कि कार्य एक यांत्रिक, ठीक है ना, कार्य एक प्रकार का यांत्रिक बल है, जिसमें बल लगाने पे एक प्रकार से विस्थापन होता है। देखिए एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, ये सब पूछा जाता है, ये सब को आपको समझना भी होगा, ठीक है, ये सबको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ F बराबर आपको क्या बताया गया है, सॉरी W बराबर आपको बताया गया है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इसी से हम लोग मात्रक भी निकालेंगे। तो आपको मालूम होगा F बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, जिसे हम लोग एम ए भी कहते हैं, मास गुना एक्सेलरेशन, और गुना यहाँ पे एस आ गया, तो आप इस एस को भी रख लीजिए, ठीक है, इस एस को भी रख लीजिए। तो यहाँ पे डब्लू का मात्रक आ जाएगा, एसआई मात्रक में आ जाएगा। एम क्या चीज है, तो एम है जो केजी है, एम क्या चीज है, केजी है, और ये आपका त्वरण है। और त्वरण के बारे में बताए थे, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, और उसका मात्रक बताया गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे एस है जो क्या चीज है, तो एस है जो दूरी है, विस्थापन है, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन को हम लोग या दूरी को एम से डिनोट करते हैं। तो आ जाता है, इसी को किलोग्राम, और 2 मीटर, 1 मीटर यहाँ पे है, 1 मीटर ये है, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर इनटू प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखिए एक कार्य का आपका मात्रक आ गया, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर है और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, कार्य का एसआई मात्रक बताएं, तो बताना होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, ये नाम है, बहुत ही लंबा नाम है, ठीक है, ये संभव नहीं होता है कभी कभी याद होना, और अन्य मात्रक भी हैं। तो दूसरा मात्रक क्या है उसे देखते हैं। तो अन्य मात्रक में जो कि एसआई मात्रक ही है, तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो W बराबर न्यूटन, और ये आपका क्या है, दूरी है, तो न्यूटन मीटर, ये भी कार्य का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक है। और एक मात्रक है जूल, तो बल का एक मात्रक क्या हो गया, जूल भी है, जूल। तो एक तरह से 3 मात्रक आपको कार्य के बारे में जानना है, ठीक है। 3 मात्रक आपको क्या क्या बताया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं है कार्य का एसआई में, तो आप खोजिएगा न्यूटन मीटर। यदि ये भी नहीं है तो आपको देखना होगा जूल। यदि ये तीनों में से एक न एक मात्रक आपको अवश्य दिखाई देगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो देख लिए। अब हम लोग कार्य का सीजीएस पद्धति में भी देखेंगे। ये एसआई मात्रक है, और एसआई मात्रक है जो एमकेएस पद्धति का है, ठीक है। हमारा पूरा पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मात्रक
के अलग अलग जो पद्धति है उसका हम चर्चा किए हैं। और ख़ास करके जो साइंस का पेपर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, यदि आप शुरू से वीडियो को नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, वीडियो समझने में आपको दिक्कत आना स्वाभाविक है। तो देखिए ये SI मात्रक है और SI मात्रक जो बना है वो MKS पद्धति से बना है, MKS पद्धति से बना है। अब हम लोग कार्य का CGS मात्रक देखेंगे। CGS इस देखिए MKS मात्रक में, जो MKS मात्रक में यहाँ पे M का मतलब होता है मीटर, ये लंबाई का है, ये आपका हो गया किलोग्राम, ये द्रव्यमान का मात्रक है, और S का मतलब सेकंड, ये समय का मात्रक है। जबकि CGS मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर नहीं होकर क्या चीज है, सेंटीमीटर है। उसी तरह से द्रव्यमान का केजी न होकर ग्राम है, और समय के लिए दोनों का एक ही मात्रक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं CGS पद्धति में कार्य का मात्रक। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे किलोग्राम है, ठीक है, तो किलोग्राम नहीं लिखकर आपको लिखना है ग्राम। क्या लिखना है, ग्राम लिखना है। चलिए ग्राम के बाद यहाँ पे मीटर है, तो मीटर नहीं देकर आपको सेंटीमीटर देना होगा, सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर का स्क्वायर करना होगा। और सेकंड तो दोनों के लिए कॉमन ही है, तो प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक पद्धति बन गया CGS में। तो CGS में यदि कार्य का मात्रक बोल देगा तो बताइएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग अर्घ भी कहते हैं। जैसे SI पद्धति में जूल बोला जाता है कार्य का मात्रक, उसी तरह से CGS पद्धति में इसे अर्घ कहा जाता है। ये आपका हो गया अर्घ, ठीक है, ये आपका हो गया अर्घ। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ, तो ये जो 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो 1 जूल बराबर कितना अर्घ, ठीक है, कितना अर्घ होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 1 जूल बस यही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग अर्घ में देखेंगे तो यहाँ पे द्रव्यमान का केजी है, जबकि यहाँ पे ग्राम है, तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 3 जीरो है ना, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1000 में कितना जीरो रहेगा, 3 जीरो रहेगा। तो यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। तो मीटर और सेंटीमीटर के बारे में आपको कुछ ज्ञान होगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 जीरो और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 बराबर 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ हो गया, 10 के पावर 7 अर्घ। चलिए अब हम लोग ये पद्धति देख लिए, कार्य को जो मापा जाता है SI पद्धति में भी देख लिए और CGS पद्धति में भी देख लिए। चलिए थोड़ा हम लोग बीमा जानने का प्रयास करते हैं, कार्य का बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कार्य कैसा राशि है, ठीक है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। यहाँ पे आगे इसको रहने दीजिए। यहाँ पे बीमा जिसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे किलोग्राम है, तो कार्य का बीमा क्या होगा, किलोग्राम को हम लोग बीमा में M से डिनोट करते हैं, मास से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप M लिख दीजिए, ये आपका मीटर है और मीटर का बीमा L होता है, और ऊपर में मीटर स्क्वायर है तो आप L का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पे समय है और समय का बीमा T होता है, तो T-2 कर दीजिएगा, यही आपका बीमा हो गया। कार्य का यदि बीमा पूछ देगा तो बताइएगा मीटर L2
और t-2, ठीक है, t-2, यही इसका एक तरह से बीमा हो गया। अब दोस्तों एक चीज और है, कार्य के बारे में पूछा जाता है कि कार्य किस प्रकार का राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो राशि के बारे में जान लीजिए, कार्य का राशि। तो देखिए कार्य है जो अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसको व्यक्त करने में मात्र परिमाण की जरूरत होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। ऐसे भी आप देखिएगा, काम का मतलब है कि बस अब कितना काम किए, बस उसी से मतलब है। किस दिशा में काम किए उससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप उत्तर दिशा में जाकर काम किए कि पश्चिम दिशा में काम किए, काम है जो काम होता है। तो जिस भौतिक राशि में मात्र परिमाण की आवश्यकता होती है उसे व्यक्त करने में, वैसा राशि है जो अदिश राशि है। कार्य के साथ भी यही चीज होता है और कार्य को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ऐसे दो वेक्टर है, यहाँ पे बल एक वेक्टर हो गया और एक वेक्टर हो गया आपका विस्थापन दूरी, यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहता है उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आता है स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है, वो एक प्रकार से स्केलर रहेगा। तो कार्य कैसा राशि है, तो अदिश राशि है, अदिश राशि है, और इसे हम लोग स्केलर भी कह सकते हैं और सदिश को वेक्टर कहा जाता है। चलिए कुछ हम कार्य का उदाहरण देख लेते हैं। कार्य का उदाहरण, एग्जाम्पल, कार्य का उदाहरण, 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक उदाहरण तो ये है कि मान लिया जाए कि आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं और दीवार हिल नहीं रहा है तो कार्य शून्य माना जाएगा, ठीक है। जैसे दीवार को धक्का लगाने पर यदि दीवार नहीं हिलता तो कार्य नहीं माना जाएगा। क्यों कार्य नहीं माना जाएगा? क्योंकि कार्य का जो फॉर्मूला आप जानते हैं W बराबर F/S होता है। तो बल तो लगा रहे थे, धक्का लगा रहे थे, ठीक है, तो आप कुछ बल आरोपित कर रहे थे, लेकिन दीवार है जो विस्थापित नहीं हो रहा था। तो दीवार पे धक्का लगाएं तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से मान लिया जाए कोई कुली है और कुली अपना माथा पे सामान लेकर क्षैतिज दिशा में, ठीक है, क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जैसे कुली है, यहाँ पे कुली है और एक कुली है जो एक बक्सा लिए हुए है, ये बक्सा लिए हुए है, तो बल फोर्स है जो कुछ इस ओर कुली को ढकेल रहा है, और कुली क्या कर रहा है? कुली है जो कुछ इस ओर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन पूरा जो मैं आपको बताए थे कार्य का फॉर्मूला Fs cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा है और ये थीटा कितना डिग्री का है? तो 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। इसी के चलते यहाँ पे पूरा के पूरा क्या हो गया? 0। यदि कुली माथा पे बोझा लेकर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और cos 90 बराबर 0 माना जाता है, ठीक है। उसी तरह से अन्य एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप चढ़ रहे हैं। यहाँ पे चढ़ने के बाद फिर आप जो वापस यहाँ पे ही आ जाते हैं, तो आपका कार्य क्या माना जाएगा? तो इस स्थिति में भी कार्य आपका शून्य होगा। यदि सीढ़ी पर चढ़कर फिर है जो उतर जाते हैं और उसी जगह पे पहुँच जाते हैं तो आपका कार्य शून्य माना जाएगा। कहिएगा सर ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे फिर से बस उसका फॉर्मूला जानिए, Fs cos थीटा। तो यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन के बारे में आप जानते होंगे, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
तो यहाँ से आप चले तो सही, ठीक है, और चलने के बाद फिर आप वापस उसी जगह पे आ गए, तो यहाँ पे जो s है वो 0 हो गया। इसी के चलते जब 0 हो जाएगा तो आपका कार्य को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, 0 कर देगा। अब हम लोग आगे जानेंगे कार्य धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है या शून्य होता है, ठीक है, ये भी जानकारी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए कार्य धनात्मक है, कार्य ऋणात्मक है या कार्य शून्य है, या चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कि सभी, ठीक है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्या बता रहे हैं, कार्य पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। ये कैसे होता है, चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो धनात्मक कब होगा, तो देखिए जब आप मान ले जाए कि बल लगा रहे हैं, कोई वस्तु है और बल लगा रहे हैं, चलिए वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पे बल लगा रहे हैं, आप जो बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी, पहले वस्तु कहाँ था, यहाँ पे था, अब बल लगा रहे हैं, अब विस्थापन में कुछ इस दिशा में हो, जैसे कैसे होता है कि जमीन पे आप ईटा को घिसकाते हैं, ठीक है, जब ईटा को घिसका रहे हैं तो उसी दिशा में घिसकाते हैं, ठीक है, जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। जब इस तरह का नौबत रहता है तो कार्य धनात्मक होता है, ठीक है, कार्य कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। क्यों कार्य को धनात्मक कहते हैं, जब बल और विस्थापन दोनों का दिशा एक ही हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि जो बल और विस्थापन का जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है, ठीक है ना, बल भी इसी ओर है और विस्थापन भी इसी ओर है, ठीक है, दोनों एक ही ओर एक तरह से रहेगा। यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है और cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, ठीक है, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब ग्राफ पे भी देख सकते हैं cos का, देखिए यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों एक ही जगह रहेगा, तो इसको आप 1 मैक्सिमम, यहाँ पे मान लें कि बल लगा रहे हैं और विस्थापन कुछ इस तरह से है, तो वहाँ पे -1 और यहाँ पे यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, तो cos का मान कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यदि बोल रहा है cos 0 डिग्री, ठीक है, दोनों बल और विस्थापन दोनों एक ही साथ हो ऐसे, और इसी पे पड़ा हुआ है, 0 डिग्री का बनता है, उस समय कार्य मैक्सिमम माना जाता है, क्योंकि cos का मान हो जाता है 1, ठीक है, 1 होता है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि बल कुछ इस ओर है और विस्थापन इस ओर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, तो यहाँ पे कार्य हो गया 0। उसी तरह से मान लिया जाए कि बल इस ओर लग रहा है और वस्तु का विस्थापन इस ओर लग रहा है, ठीक है, जब आप ब्रेक लगाते हैं या आप चलते हैं तो कुछ इसी तरह से चलते हैं, आप है जो इस ओर चलने का प्रयास करते हैं और घर्षण बल आपको कुछ इस ओर धकेलना चाहता है, आपको आगे जाने नहीं देना चाहता है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, और cos 180 डिग्री वो चला जाता है -1, तो इस साइड में पूरा के पूरा बल और विस्थापन में धनात्मक रहेगा, और 90 डिग्री के बाद पूरा के पूरा जो दिशा रहेगा वो ऋणात्मक माना जाता है। कभी कभी पूछ देगा कि बताइए कब है जो अधिकतम रहेगा, कब कार्य को अधिकतम माना जाएगा, तो बोलिएगा कि जो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हैं, अर्थात cos का मान 0 डिग्री है, उस समय कार्य अधिकतम माना जाता है। उसी तरह आपसे पूछ देगा कब है जो कार्य न्यूनतम रहेगा, तो उस समय क्या होगा, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, जब विपरीत रहेगा तो एक प्रकार से आपका काम ऋणात्मक हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। और कब कार्य का मान 0 रहेगा, तो इसको बताइएगा कि जब बल और विस्थापन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसको भी आप बल कर सकते हैं, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो उस समय कार्य का मान 0 हो जाता है।
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे आपका पूरा के पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।